चलो पढ़ना स्टार्ट करें। कल कहाँ तक पहुँच गए थे? होम रूल लीग पढ़ रहे थे शायद लास्ट, और होम रूल लीग के फेलियर के दो कारण पढ़े थे। क्या क्या? दो बहुत काबिल, एक आदमी और एक औरत, तिलक और एनी। एनी ने क्या किया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए राजी हो गए कि ठीक है ये रिफॉर्म्स ठीक है। और तिलक कहाँ चले गए? लंदन। क्यों चले गए तिलक? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की उपाधि किसने दे दी? वैलेंटाइन शिरोल नाम के आदमी ने। बेटा बातचीत बंद कर दो और सामने बोर्ड पे देखो। अब बातचीत नहीं करनी। कल ये सब हमने पढ़ लिया था। एनी बेसेंट के दो अखबार बोलो। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। उसने किस अखबार में अपने थॉट प्रोसेस को छापा? कॉमनवेल्थ। क्या लैंग्वेज थी? आयरलैंड की है तो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश लिखती होगी। और दो अखबार आपके बहुत बड़े इंटेलिजेंट आदमी के, तिलक के, मराठा और केसरी। मराठा की लैंग्वेज, मराठा की मराठी नहीं थी तो मराठा की इंग्लिश, केसरी की मराठी। इन दोनों में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना? इनमें से एनी कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। किस सन में? 1917 में। गांधी के गुरु ने एक सर्वेंट्स ऑफ क्या बनाई थी? इंडिया सोसाइटी। किसने कहा कि भैया इसमें हमारे यहाँ के लोग इसमें मत आ जाना हमारी? तिलक ने। तिलक का क्या क्लैश था इनके साथ? 1907 में तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले थे ना, तब क्या किया था गोखले ने? नागपुर से उठा के कहाँ ले गए थे? सूरत। और फिर नया रूल बनवाया था कि भैया जहां पे बैठक होगी वहां का आदमी अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये सारे किसके एंटी थे? लाल बाल पाल। इनसे चिढ़ने का कारण था इनकी प्रसिद्धि ज्यादा। बेटा आप सुन ले, ये बात है तो कोई नहीं बताएगा। ये लाल बाल पाल की प्रसिद्धि ज्यादा थी और तेज फैल रही थी, इसीलिए कहीं ना कहीं एक डर होता है। ये डर हमेशा से था, आज भी है। राजनीति पे आप देखना, कोई नौजवान अगर उभरने लगता है ना तो राजनीति के लोगों को उससे डर लगने लगता है। जो ये पुराने बैठे हुए नेता होते हैं उन्हें लगता है कहीं अगली सीट पे यही ना आ जाए। तो ये तब भी डर था, लाल बाल पाल का कहीं ना कहीं खौफ था। जो बुजुर्ग थे ना, तेलंग और ये मेहता और ये गोखले जी, इन लोगों को लगता था कि कहीं हमारा पत्ता साफ हो और ये तीनों आके फिर इस पे कब्जा कर ले। इसीलिए आप देखो इन तीनों को दूर रखने की भरपूर कोशिश की गई। इन तीनों में से बस एक अध्यक्ष बना था, लाला लाजपत राय। और वो भी कब बने थे? 1920 में। 20 में जब गांधी पूरी तरह छा गए थे। फिर लाला जी की थोड़ी ना चलती गांधी जी के सामने। गांधी का कद राजनीति में ज्यादा बड़ा था, तो लाला लाजपत राय को अध्यक्षता का पद तो मिला, लेकिन तब मिला जब तक राजनीति में कौन नंबर 1 पे था? गांधी। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, कोई अध्यक्ष बने। और फिर आप जानते हैं लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज में मारे भी गए थे, जिसके लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जैसे अगर देखें लाला लाजपत राय, तो वो मेंबर किसके कहलाएंगे? कांग्रेस के ना भाई। जब ये इकट्ठे हुए थे, एक जमाना था जब ये साथ थे कांग्रेस के, लेकिन फिर कांग्रेस से ये अलग हट गए थे 1907 में। जो कौन सा अधिवेशन था? सूरत। और ये किसके मेंबर थे? कौन से दल के? गरम दल। लेकिन फिर हमने कल ही पढ़ा था 1916 में नरम और गरम दल तो वापस एक बन गए थे और वापस से कांग्रेस बन गई थी। पढ़ा था नहीं हमने? जब ये एक बन गई तब कांग्रेस ने फिर इन तीनों में से एक को बैठाया इस हेड की पोस्ट पर। लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो पूछेंगे क्या कभी किसी गरम दल के नेता को अध्यक्षता का पद मिला था? बिल्कुल, लाला लाजपत राय। लेकिन लाला लाजपत राय जी की इंपॉर्टेंस तुम सोचो। वो आदमी जिसको कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष तक बनाया है, उस आदमी को लाठी चार्ज में इतना मारा गया कि वो आदमी मरने की कंडीशन तक कुछ दिन तो तड़पते रहे, क्योंकि सिर में इतनी लाठियां पड़ी थी कि इंटरनल ब्लीडिंग सर के अंदर, पता ही नहीं चला। उसका कोई इलाज हुआ नहीं और धीरे धीरे करके बॉडी जो है वो जवाब दे गई। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई। लेकिन वो डेथ कोई नेचुरल नहीं थी। कायदे से क्योंकि वो कांग्रेस के लीडर थे, तो कांग्रेस को किसी ना किसी तरीके से या तो बाइकआउट करती या कुछ भी करती, ये दिखाती तो सही कि भाई हमारा लीडर तुमने मार दिया, जो गलत किया। कांग्रेस ने बस अपने वो चंद शब्द बोल दिए कि जी हमें खेद है, बड़े दुख की बात है कि हमारा एक बड़ा लीडर मारा गया। और कितने शर्म की बात है कि जो आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, उसकी मौत का बदला HSRA को लेना पड़ा, जो कि बिल्कुल अलग संगठन है। हिंदुस्तान रिपब्लिक, ये HS सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी के तो थे ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सारे लड़के। इनका और कांग्रेस का कभी कोई एक साथ चलने का प्लान था ही नहीं। कांग्रेस बिल्कुल अलग है। कांग्रेस जब ढंग से काम नहीं कर पाई तभी तो आजाद जैसे लड़कों को HRA बनानी पड़ी, फिर वो पैसा लूटना पड़ा काकोरी में, और आगे जाके HSRA बनी। इस HSRA के मेंबर्स को ये बात चुभ गई कि अंग्रेजों के इतने कैसे पैर जमे हुए हैं कि ये हमारे सबसे बड़े लीडर जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसका ये सरेआम ऐसे लाठीचार्ज में इतना मार रहे हैं कि वो मर गया। कायदे से उसका बदला कांग्रेस को लेना था। कांग्रेस तो अपना सोई पड़ी थी। लेती कांग्रेस बदला, अगर गांधी जी होते, अगर नेहरू होते या कोई इस तरह का लीडर। कांग्रेस को
इनसे शुरू से ही दिक्कत थी। जब ये लाल बाल पाल कौन सा दल बना के बैठे थे, गरम, तो इनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई जिए चाहे मरे। इन्होंने जब इनका बदला नहीं लिया, इनको कौन अपना गुरु मानते थे? एचएस आर्य वाले। ये तो कहीं ना कहीं क्रांतिकारी सारे एचएस आर्य से के लड़के इनसे प्रभावित थे। यही तो थे शुरुआत में 3 लड़के, लाल बाल पाल, जिन्होंने खुल के गलत को गलत कहा और जो शर्माए नहीं कि हम कांग्रेस की बैठक में तो हम बोले ना, गलत है तो वो खुल के बोलते थे। लेकिन ये तीनों इतने ताकतवर नहीं थे कि अलग संगठन बना पाते, तब तक समझ भी नहीं थी। जब तक इनको अपना लीडर मानते थे ये लोग कि भाई लाला जी जैसा बनना चाहिए। और लाला लाजपत राय तो एक टीचर भी थे, जिस स्कूल में जिस कॉलेज में ये पढ़ाते थे, नेशनल कॉलेज लाहौर, वहीं तो स्टूडेंट थे ये एचएस आर्य के लड़के। तो लगा लो इनको तो अपने गुरुजी दिखते थे ये। पर गुरुजी ने उस जमाने में कोशिश की, दल भी बनाया, पर पैसे की कमी के चलते दल चल नहीं पाया था। तो उनकी मौत का बदला आगे जाके ये लेंगे, जबकि अध्यक्ष वो किसके रहे थे? कांग्रेस की। कल हमने ये सारी बातें पढ़ी थी। देखो जरा कितने पेज तक पढ़ लिया? 110 पर हैं। कोई टॉपिक नया हमें शुरू करना था ना आज, लास्ट में पहुंच गए थे 110 पर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, गोपाल कृष्ण गोखले वाला पॉइंट ही पढ़ा था शायद लास्ट ना। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को लीग में अनुमति, ये पढ़ लिया था ना। सेकंड थर्ड लास्ट भी पढ़ लिया था। इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन शिरोल, कौन इन पे मुकदमा करने गया? तिलक। इस चक्कर में कौन सा आंदोलन पीछे रह गया? होम रूल लीग, जिसका कॉन्सेप्ट कौन लेकर आई थी? एनी बेसेंट। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था? मद्रास के अडेयार में। क्या नाम था उस आदमी का? जॉर्ज ओरुडेल करके बताया था ना, इसका सचिव सेक्रेटरी। ज्यादा ब्रांचेस किसने बनाई? एनी। लेकिन एक्टिव काम किसने किया? तिलक की कौन सी बेल्ट थी? गुजरात, यूपी, बंबई। और मद्रास और दक्षिण में काम किया एनी ने। एनी की ब्रांचेस ज्यादा हैं लेकिन एक्टिव कम है। कौन गांव गांव तक पहुंचा आया? तिलक। चलो ये हमने लास्ट पढ़ा था, थर्ड लास्ट पॉइंट। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसके 2 पॉइंट अभी तुम्हें जरूरत नहीं है, अगले पेज पे आ जाओ 111 पर। पहला पॉइंट देखो, मॉन्टेग्यू। कौन है मॉन्टेग्यू? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी हैं महारानी ब्रिटेन के। मॉन्टेग्यू को भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थक माना जाता था। कुछ लोग कहते थे ये इंडियंस को बड़ा समझते हैं, ये टिक कर लो। अगले पॉइंट की 4th लाइन पीछे टिक करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू ने एक रिपोर्ट लिखी थी, फिर चेम्सफोर्ड का भी उसमें एक तरह से मत लिखा गया और इन दोनों की रिपोर्ट के बेसिस पर रिफॉर्म्स किए गए। तो रिपोर्ट का नाम क्या पड़ा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और फिर सुधारों को नाम दे दिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन आपके देश की एक बड़ी महिला ने कहा बिल्कुल ठीक है ये? एनी बेसेंट। अगला पॉइंट टिक करना। मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने, जो ये बुजुर्ग टाइप के लोग थे, भारत का मैग्ना कार्टा कहा। इसको टिक कर लो। मैग्ना कार्टा राजकीय आज्ञा पत्र होता है जो राजा वगैरह निकालते थे, जो मानना ही मानना था। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। लोकमान्य तिलक ने 1919 के सुधारों को कहा असंतोषप्रद। यानी देखो तिलक और एनी बट गए। एनी क्या कह रही है 19 के सुधारों को? बहुत बढ़िया है। लेकिन तिलक क्या कह रहे हैं देखो, असंतोषप्रद, निराशाजनक और एक बिना सूरज का सवेरा बताया। यानी 2 लीडर जो पहले एक ही काम कर रहे थे, किस चीज पर? होम रूल लीग। पहले दोनों अपने अपने काम करने लग गए। एनी ने क्या कहा? मैं खुश हूँ रिफॉर्म से। और तिलक कहाँ चले गए? लंदन। किस पर मुकदमा करने? वैलेंटाइन शिरोल, जिसने क्या कह दिया था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अब जब वो वापस आए तो कहते नहीं ये ठीक नहीं है ये। यानी एनी और तिलक की भी आपस में इस बात पे डिस्प्यूट हो गया कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। ये टिक कर लो आगे। तो इन्होंने कहा कि ये निराशाजनक है। 1919 के सुधारों को लेकर कांग्रेस में उत्पन्न हुआ मतभेद। इसके कारण कांग्रेस में द्वितीय विभाजन हो गया। बोर्ड पे देखो, अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्होंने आपकी कमी को पहले पहचान लिया। 1906 में आपने क्या बनवाई थी ढाका में? मुस्लिम लीग ना। इसी चक्कर में इन्होंने 1909 में क्या किए थे अंग्रेजों ने? मार्ले और मिंटो सुधार। ये सच में सुधार थे या डिवाइड करने का तरीका था? कौन सी सीटें डिवाइड की थी? हिंदू और मुसलमान। अब 10 साल बाद 1919, कौन है 2 आदमी अब? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। ये 2 नाम लिखे हैं ऊपर भी और नीचे भी। ये दोनों सेक्रेटरी हैं, ये दोनों वायसराय हैं। सेक्रेटरी लंदन में बैठते हैं, वायसराय आपके देश के मुखिया हैं। इन दोनों के जो सुधार हैं इसमें हिंदू, मुस्लिम और अब कौन बांटे जाएंगे? सिख। यानी आपके देश में कैसे बढ़िया तरीके से बंटवारा कर रहे हैं और ये लीगली कर रहे हैं, कागजों में लिख के, और आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो पहले हिंदू मुस्लिम बटे 1909 में, और 19 में हिंदू मुस्लिम और सिख बट गए। तो मुसलमान और हिंदू तो पहले धार्मिक आधार पर बट गए, फिर ये सिख भी धर्म के आधार पर अलग कर दिए। यही तो है बांटो और राज करो की नीति। और इसको और ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में थे 32 में, जब हिंदुओं से मुस्लिम अलग किए, सिख अलग किए और फिर किसको भी अलग, शेड्यूल कास्ट। फिर पूना समझौता नहीं बताया था मैंने, किस किस के बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी। लेकिन साइन किसके थे? मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के। चलो पढ़ेंगे आगे।
कौन बातें किए जा रहा है, बात नहीं करनी, सुनो बस कहानी। जो तुम्हें डाउट है ना मुझसे पूछ लो। देखो इसमें आगे टिक करना, 1919 का दूसरा विभाजन, एक पॉइंट छोड़ दो, बल्कि दो छोड़ दो, उससे अगला टिक करना। 1919 के अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, जिसके अनुसार कुछ विषय प्रांतीय विषय थे, उनको आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया। भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने संबंधी अधिकार पहली बार मिला। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। इस अधिनियम में भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। यूपीएससी का नाम सुना है? कब बनी थी? 1926 में। कब बनी थी? 1926 में, जिसको आज तुम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हो। पहले इसको लोक सेवा आयोग, संघ वंग नहीं लगाते थे। 1926 में अंग्रेजों के जमाने में बन गई। ये जो आईएएस के रैंक के अधिकारी हैं, ये हमें थोड़ी ना अकल थी, हमें पता नहीं था ऐसे बनाते हैं। ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम पहले ब्रिटेन में कंडक्ट करते थे और वहां पूरा पेपर इंग्लिश में होता था और ज्यादातर वहीं के लड़के इस पेपर को देते थे। कोई इंग्लैंड का होता था, कोई स्कॉटलैंड का और कोई आयरलैंड का। आप समझ गए, यूके के लोग हैं। इन्हीं के लड़के पढ़ते, इन्हीं का पेपर होता और इनमें से ही इंटरव्यू और ये सब लेके काबिल लड़कों को इंडिया जैसे उपनिवेशों को मैनेज करने के लिए भेज दिया जाता था। फिर धीरे धीरे आपके देश के लोगों को लगा, जो अमीर थे पढ़े लिखे, कि हम भी क्यों नहीं बन सकते। और उसी सीरीज में बंगाल कलकत्ता की तरफ से जो परिवार था, बनर्जी परिवार, एक चटर्जी परिवार, एक बोस परिवार, इन लोगों ने ये डिमांड उठाई कि भाई हमें भी मौका दो। हम ये नहीं कह रहे हमें लगाओ, हमें कम से कम पेपर में बैठने का मौका तो दो। तब इंडियंस को पेपर में बैठाने के लिए ये राजी हुए, लेकिन कंडीशन बहुत टफ थी। पूरा पेपर किस में आता था? और होता भी लंदन में था। तो इसका मतलब इंडिया से अगर कोई चाहता है कि मैं बड़ा अधिकारी बनूं, तो उसके पास एक तो खूब पैसा होना चाहिए, क्योंकि लंदन जाके रुकना पड़ेगा। पेपर कई दिन तक चलते थे, तो वहां रहने का खर्चा, खाना पीना कोई नॉर्मल आदमी जा नहीं सकता। और पूरा पेपर किस भाषा में? इंग्लिश। आज आपको नॉर्मल लगेगा, उस जमाने में अंग्रेजी हमारी कोई भाषा थोड़ी ना थी, कोई साधन थोड़ी ना थे। तो ये दो चीजें हमें रोकती थी। लेकिन क्योंकि ये तीन बहुत ताकतवर परिवार थे, एक तो टैगोर का परिवार था, टैगोर जिसको ठाकुर भी कह देते हैं। ये तीन चार, जैसे आज अंबानी, अडानी, हिंदुजा ब्रदर्स वगैरह बहुत लोग अमीर है ना, बाटा और टाटा वगैरह, ऐसे उस जमाने में ये लोग थे। और ये ज्यादातर बंगाल कलकत्ता के आसपास के, उड़ीसा के आसपास थे। बोस के पिताजी का बहुत बड़ा रुतबा था, मैं सुभाष चंद्र बोस की बात कर रही हूँ। ऐसे ही चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, उस जमाने में लिखने वाले का सोचो कितना बड़ा घर परिवार रहा होगा। लिखना कोई नॉर्मल राह चलते आदमी का काम नहीं था। ऐसे ही बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत बड़े बड़े नामों में थे। और टैगोर के तो दादा का फोटो क्लास 10th की एनसीईआरटी में है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 का नोबेल मिला था ना, इनके पिताजी थे देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर, और इनके दादा थे द्वारका नाथ ठाकुर। क्लास 10th की एनसीईआरटी में, हिस्ट्री में 10th क्लास में लास्ट चैप्टर है, लास्ट पता नहीं सेकंड लास्ट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि कैसे दुनिया में औद्योगिकरण हुआ। उसमें इनके दादा का फोटो एनसीईआरटी ने पूरे पेज पे लगा रखा है। तो सोचो कितने पढ़े लिखे, काबिल और अमीर परिवार के लोग थे ये लोग। उस जमाने में ये व्यापार करने की समझ रखते थे। आज भी आपके देश का 90% आदमी व्यापार करने से डरता है, क्योंकि हमारे समाज का ढांचा इस तरह का है। इनके दादा उस जमाने में नुकसान भी खाया, लिखा हुआ है 1830s 40s में बहुत नुकसान खाया, लेकिन फिर भी एक विजनरी आदमी था। उसने ये सोचा कि अब ऐसा करने से 20 30 50 100 साल बाद ऐसा होगा। उस जमाने में व्यापार में पैसा लगाना बहुत बड़ी बात थी। तो इस तरह के लोगों ने डिमांड उठाई कि भैया हम भी कम से कम कोशिश तो कर ही सकते हैं। तब फिर हमारे यहाँ से इन लोगों को एलिजिबल माना गया। कुछ लोग वहां रुके, पेपर दिया। आप सबको पता होगा, बनर्जी परिवार से पहला उस जमाने का सिविल सर्वेंट निकला था। और सुभाष चंद्र बोस भी आपको पता होगा, इनके पिताजी का सपना था कि भैया मेरा बेटा सिविल सर्विसेज में जाए। तो आज जितनी कीमत है, आज सबसे बड़ी नौकरी यूपीएससी का पेपर ही मानते हैं टफ। सोचो आज यूपीएससी कितने साल बीत गए, आजाद हुए भी तुम्हें 75 साल हो गए। तब अंग्रेजों के जमाने में उनके राज में पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पास करना तो कहते थे स्वर्ग की नौकरी। और बोस ने अपने पिताजी का बस सपना पूरा करने के लिए 1 साल लंदन में जाके रहे, वहीं पे पढ़ाई की, उन्हीं की लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया, और जब पेपर दिया तो 4th रैंक पर आए। लेकिन वो नौकरी ज्वाइन नहीं की, यहाँ आके और अपने माँ को कहा कि मैं, पिताजी का बस सपना था कि भाई मेरा बेटा बन जाए, मैं बन गया पर मुझे नौकरी करनी नहीं है, वो नौकरी छोड़ दी। तो ये वो परिवार हैं जिन्होंने कोशिश की थी कि ये जो बस बाहर बाहर के लोग आते हैं इसमें हमारा भी नंबर आए। 19 से इस पे काम करना स्टार्ट हो गए थे अधिनियम से, फिर आगे जाके ये सब बन गए थे इनके परिवारों के। तो आगे देखो क्या कहते हैं, यहाँ लिख लो बेशक, जहाँ लिखा है ना लोक सेवा आयोग, यहाँ लिखो 1926 यूपीएससी एस्टैब्लिश्ड। 1926 में यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज आईएएस आईपीएस और इन सबके एग्जाम्स कंडक्ट करता है, यूपीएससी, ये कब अस्तित्व में आया? 1926। 19 में तो अधिनियम, इससे पहले पेपर होते थे पर प्रॉपर तरीके से अधिनियम मतलब लीगल वो कर दिया था, स्थापना इंडिया में, उससे पहले विदेश में था सब। 1919 के अधिनियम के 10 वर्ष बाद समीक्षा हेतु एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान था। कालांतर में यह आयोग साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। टिक कर लो। अब ये तुम्हें क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन है साइमन कमीशन, कौन बातें कर रहा है? साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? इसका आंसर है इसमें, अगर तुम्हें समझ में आया हो। अब ध्यान से सुन लो क्योंकि ये भाषा टफ होती है। बिल्कुल आसान सी भाषा में आंसर ये है, साइमन कमीशन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार
कितने ठीक रहे कितने खराब ये फाइंड आउट करने आया था। जैसे आपके देश में ना जब नई नई शिक्षा नीति आती हैं तो एक बहुत पहले शिक्षा नीति आपकी आई थी 1986 में, इसको पहली बार नाम दिया गया था नई शिक्षा नीति। राजीव गांधी आपके देश के प्रधानमंत्री थे और आप सबको पता है वो सबसे यंगेस्ट पीएम थे 40 साल के, तो उन्होंने शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया था, इसको नई शिक्षा कहा गया था, नई शिक्षा नीति। तो 1986 की इस नीति में फिर कहा गया था कि हर 5 साल में हम एक बार चीजों को देखेंगे कि कुछ नया करना है या यही ठीक है। इसके लगातार बाद शिक्षा के लिए नीतियां बनती रही, कभी कुछ कह के कभी कुछ कह के। ऐसे ही सेम साइमन कमीशन बना था, किसके ऊपर दोबारा से अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड हमारे फायदे के लिए था, नुकसान के लिए? नुकसान। क्या कर गए थे? हिंदू, मुसलमान और सिख इक्का दुक्का ठीक ठाक काम भी किया। साइमन कमीशन में 7 आदमी आने वाले थे और 7 अंग्रेज थे, गोरे थे। हमें ये पहले से पता था कि ये हमारे लिए नेगेटिव रिपोर्ट लिखेंगे, अपने फायदे की रिपोर्ट लिखेंगे। इसीलिए हमने जब इसको उन्होंने कहा नवंबर 1927 में कि हम साइमन कमीशन भेज रहे हैं, हमने इसके बारे में विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और जब ये भारत आया, क्योंकि पानी के जहाज में बैठ के आया करते थे, पानी के जहाज में आने में टाइम लगता होगा, फरवरी 1928 में ये सबसे पहले पानी के जहाज से मुंबई उतरे। तो जब ये मुंबई उतरे तो हम वहीं पहुंच गए काले झंडे लेके, काली पट्टियां लेके, और हमने विरोध करना स्टार्ट किया, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। लेकिन ये बेशर्म थे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहता रहे। ये उतरे और इनको सिक्योरिटी हम ही लोगों ने, क्योंकि फौज में हम ही लोग थे। यहां से ये आगे बढ़ते, पूरा भारत घूमते घूमते घूमते, और ये लगा लो अक्टूबर 1928 में ये लाहौर पहुंचे। तो कितनी लंबी यात्रा है। इस पूरे दौर में ये इंडिया के अलग अलग जगहों पर गए, हमने हर जगह इनका विरोध किया, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, इतना जरूर है कि चिढ़ जरूर रहे थे, क्योंकि जहां ये उतरते, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन हाय हाय, ये नारे हम लगाते थे। हर जगह लीड कर रहे थे अलग अलग लीडर्स। जब ये लाहौर पहुंचे अक्टूबर 1928 में, तो लाहौर में मैंने आपको बताया नेशनल कॉलेज हुआ करता था, जिसमें कौन पढ़ाया करते थे? लाला लाजपत राय। तो लाला जी के ढेर स्टूडेंट्स थे। लाला लाजपत राय जी ने कहा कि मैं इसको लीड करूंगा। लाला जी ने ये डिसाइड किया, और इनके साथ आम आदमी, औरतें, बच्चे, इनके कॉलेज के स्टूडेंट्स, सारे क्रांतिकारी, HSRA, जितने संगठन थे, नौजवान भारत सभा, सब आ गए। कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन बाकी सब बहुत लोग थे। और लाला जी इस पूरी भीड़ को लीड कर रहे थे। आपने द लेजेंड ऑफ भगत सिंह अगर देखी है तो आपको पता होगा, लाला जी भीड़ के सबसे आगे थे और पीछे ढेर भीड़ थी। और रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आके रुकी, क्योंकि ट्रेन से ही ये सफर करते थे, तो ये पूरा देश ट्रेन से कवर करते करते जब अक्टूबर में यहाँ उतरे, इनके उतरते ही लाला जी की भीड़ जो पीछे से चिल्लाने लगी, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। तो वो भीड़ जो ना आगे चलते घेर लेती थी इन अंग्रेजों को, मारते नहीं थे, लेकिन घेर के को तुम्हारे मुंह पे लगातार चिल्ला रहा है गो बैक साइमन, तो इरिटेशन होती है। अब जब वो भीड़ इनकी तरफ बढ़ने लगी, तो उस भीड़ पर लाठी चार्ज का ऑर्डर देना पड़ा, क्योंकि इस टाइम यंग लड़के ज्यादा थे। लाहौर तो कॉलेज की भूमि रहा था ना, ढेर कॉलेज के लड़के, एक तो बुजुर्ग लोग साइमन गो बैक कह रहे हो, एक नौजवान लड़के, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अंग्रेजों को फील हुआ कि कहीं ये साइमन कमीशन के 7 लोगों पे हावी ना हो जाए, मान लो एक आधा थप्पड़ थप्पड़ मार दे, भाग जाए, गला दबा दे, तो क्या कर लेंगे? तो ये गलती इनकी मानी जाएगी ना, जो यहाँ अंग्रेज हैं। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए देखा कि भीड़ ज्यादा है और नौजवान लड़के हैं, लाठी चार्ज करना पड़ेगा। तो उन्होंने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया। वो सबसे आगे, क्योंकि लाला जी खड़े थे, वो सबसे पहला गुस्सा, भाई 7-8 महीने का गुस्सा था। कब आए थे ये लोग? तब से लगातार गो बैक साइमन इनके कानों में सुनते सुनते दर्द हो गया था। और अब अक्टूबर आ गया, तो वो सारा गुस्सा लाला जी के ऊपर निकला। लाला जी पे इतने लाठी प्रहार हुए, जब पीछे भागने का उस टाइम ट्रेंड था नहीं, जैसे आजकल देखते हो लाठी लोग भाग जाते हैं, तब लोग भागते नहीं थे। तब लोग कहते थे लाठी खा के मरना भी पड़े तो हम यहीं खड़े रहेंगे। लाला जी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। ये HSRA के भगत सिंह और इनके बाकी जो लड़के थे वो बचा के किसी तरह निकाल लाए, और फिर वहां से वो दिमाग में ब्रेन हैमरेज और इस तरह की प्रॉब्लम कुछ हो गई। कुछ दिन ये तड़पे, बहुत परेशान हुए, और फाइनली 17 नवंबर 1928 को 8 को इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद सबको लगा कांग्रेस गुस्से में आएगी, क्योंकि कांग्रेस के तो भैया लीडर रहे थे, ये अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस ने कोई स्टेप नहीं लिया, नहीं अंग्रेजों ने माफी मांगी और ना कांग्रेस ने कुछ करके दिखाया। तब इस बात से गुस्सा होकर 1 महीने पूरा वेट किया था HSRA के लड़कों ने, भगत सिंह और इनके साथियों ने, कि शायद कुछ होगा, शायद कुछ। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ, तब इन्होंने सेम दिन 17 दिसंबर 1928, ठीक 1 महीने के अंदर, सैंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया। आप सबको पता है सैंडर्स की गलती थी नहीं, उस बेचारे की मौत आई थी। गलती थी स्कॉट की, क्योंकि जिसने ऑर्डर दिया था ना, पुलिस सुपरिटेंडेंट, वो स्कॉट था। लेकिन स्कॉट की मौत जो थी वो आनी नहीं थी, इसलिए कहते हैं जिसकी जितनी सांस लिखी है वो उतनी जिएगा। पूरा प्लान था स्कॉट को मारने का, लेकिन मौत सैंडर्स की हुई। ये मान लो पुलिस स्टेशन था, यहाँ इनका गेट था बीच में, यहाँ उस टाइम पे जो इनके साधन जिससे ये आते थे वो खड़े रहते थे। अब यहाँ पूरे में कमरे थे, आप पुलिस चौकी में गए आपने देखा होगा ऐसे खुला सा एरिया, फिर यहाँ पूरे जैसे कमरे कमरे थे। इनमें से एक कमरा यहाँ के हेड का है, जिसका नाम है स्कॉट। स्कॉट का ही मर्डर करना
करना है और स्कॉट की पहले रेकी की गई थी, कब कितने बजे कहाँ निकलता है। तो स्कॉट डेली दोपहर में जाता था। बेटा इसको दे दे, अगर ये फोन मांग रहा है तो फोन देख रहा होगा तभी वो तेरा फोन ले रहा है, जल्दी से इसको फोन दे दे, सारी क्लास को डिस्टर्ब ना कर। देखो अब ध्यान से सुनो, स्कॉट का एक टाइम था, कोई भी आदमी लंच करने के टाइम पे जाता है, वो 8-10 दिन पहले HSRA यानी हमारे भगत सिंह और इसके संगी साथियों ने पहले पूरा प्लान बनाया, कितने बजे निकलता है, कौन मर्डर करेगा, कैसे उसका बचाव होगा। और जब 8-10 दिन तक लगातार वो एक काम करता रहा तो इसका मतलब वो 11वें दिन भी वैसे ही जाएगा। तो सब प्लान के मुताबिक यहाँ भगत सिंह, आजाद और राजगुरु आके खड़े हो गए। और फिर आपने मूवी में देखा ही है, वो जब वो अपने कमरे से निकला, अच्छा एक दिक्कत क्या थी, स्कॉट का चेहरा भगत सिंह ने नहीं देखा था, जैसे अंग्रेज सारे एक जैसे दिखते थे, ये कंफर्म नहीं था कि स्कॉट कौन सा है। ये सैंडर्स को जानता था, सैंडर्स को नहीं, स्कॉट और सैंडर्स के अलावा बाकियों को जानता था। तो यहाँ स्कॉट जब अपने कमरे से, मान लो ये उसका कमरा है, वो हेड है यहाँ का, वो निकला 1 बजे के आसपास वो बाहर आएगा। जब वो आ रहा था बाय चांस उसको रास्ते में कोई मिल गया, बात करने लगा, यहाँ से जो उसके नीचे का आदमी था जिसका नाम सैंडर्स है, जैसे एक होता है SP, फिर उसके नीचे DSP भी तो होता है, तो ये मान लो ये हेड था, ये इससे नीचे, ये तो बात में मशगूल हो गया, इतने में ये आके और इससे आगे निकल गया। अब सोचो बाहर वाला जो आदमी है जिसको पता है कि स्कॉट कौन है, सैंडर्स कौन है, उसने स्कॉट को आता देखा तो उसने वो साइकिल सी बाहर यहाँ खड़ी कर ली थी कि भाई मेरी साइकिल खराब है, ऐसी तो एक्टिंग की गई थी। और उसने कहा था जैसे ही वो गेट के पास पहुंचेगा मैं एकदम से रुमाल गिरा दूंगा, तुम समझ जाना। अब उसने आते देखा, उसको देखा सारा रास्ता साफ है, ये आ रहा है तो यही आएगा बाहर, जो चल पड़ा। उसने वो रुमाल गिरा दिया, उसके रुमाल गिरने का मतलब अब जो आएगा वो मारना है। तो यहाँ भगत सिंह को लगा कि जो अब आएगा मुझे मारना है, लेकिन यहाँ तो उल्ट पलट हो गया सब कुछ, वो पीछे रह गया बात करने में, ये आगे कौन आ गया, सैंडर्स। अब ये सैंडर्स भी अधिकारी है, ये बाहर निकला, ये अपने साधन पे जैसे जाके बैठा, भगत सिंह पहले से थे कि भाई मुझे मारना है, तुरंत निकले, एकदम से शूट कर दिया। उन्होंने गोलियां मारी, राजगुरु ने भी, क्योंकि उस टाइम पे इतने एडवांस्ड वेपन नहीं थे कि एक में जरूर मरे, क्या पता ना मरे, कई बार ऐसे बच जाते थे ना ये, तो इसलिए दोनों ने गोलियां मारी और फिर वो भाग गए। जब वो भागे तो यहाँ भगदड़ मचेगी, गोली चले तो भगदड़ मचेगी। उस भगदड़ में जब सिपाही बाहर भागेंगे तो उनको बचाने के लिए, कवर देने के लिए आजाद थे कि जो तुम भाग जाना और जो आएगा निकल के मैं उसको कह दूंगा भैया तो तू मरेगा और नहीं तो फिर तू इनके पीछे भागेगा तो भाई मुझे मार के जा। तो वो आजाद ने बचा लिया, भागते भागते कॉलेज वॉलेज में गए, लाहौर का यहीं पे कॉलेज तो था, फिर ये वहां से शाम में ही निकल गए पूरा भेष वेश बदल के। यानी ये लड़के इसको मार के, मारना इसको था लेकिन कोई नहीं, ये भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, इसको मर्डर करके निकल गए। किसी ने पकड़ा नहीं इनको, ये पकड़े ही नहीं गए। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग के बावजूद भी ये आराम से बैठ के ट्रेन में यहीं लाहौर स्टेशन से रूप बदल के अपना और कलकत्ता चले गए। कितने दिन तक ये केस चलता रहा लेकिन इनकी पकड़ में नहीं आया कोई भी। अगर भगत सिंह खुद गिरफ्तारी ना देते तो जिंदगी भर अंग्रेजों को पता ना चलता कि स्कॉट और सैंडर्स का हत्याकांड किसने प्लान किया, क्योंकि ये तो भाग गए थे वहां से। बाद में जाके ये तो खुद इन्होंने गिरफ्तारी दे दी जब 1929 में वो असेंबली में बम फेंका था, अदरवाइज ये पकड़े ना जाते। ये सारी कहानी 1927 से 28 के बीच की है, पढ़ो अब इसको क्या हुआ इसमें आगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो गए ना ये। साइमन कहाँ पहुंचे हम लोग, कौन सा पॉइंट है ये, अच्छा साइमन कमीशन, ठीक है। 1919 के अधिनियम की 10 साल बाद समीक्षा हेतु एक कमीशन की नियुक्ति की गई जिसका नाम था साइमन। यहाँ सात आदमी आए थे और 7 अंग्रेज थे, लिख लो यहाँ 7 अंग्रेज, 7 मेंबर्स थे, सब इंग्लिश पीपल थे। इसी चक्कर में लाला जी गए और इसी चक्कर में फिर आगे जाके, जैसे भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी, बम फेंकने से फांसी थोड़ी ना हो सकती है, नहीं बम में को मरा ही नहीं था। फांसी का कारण क्या बताया गया था, सैंडर्स हत्याकांड। अंग्रेजों को मारने के बाद 100% फांसी कंफर्म थी। सैंडर्स हत्याकांड में तो ये पकड़ा ही नहीं गया था, ये तो पकड़ा किसमें गया, इसने खुद अपने आप, इस यंग नौजवान था, अपनी गिरफ्तारी खुद दी। फिर वो पुराने केस खुले, लाहौर षड्यंत्र केस, फिर इनके खिलाफ चीजें मिलती चली गई और फाइनली जो इनकी जज ने जो इनकी सजा लिखी ना भाई फांसी की, वो इस हत्याकांड के चक्कर में लिखी जिसमें कि ये बिल्कुल आराम से निकल गए थे। ये तो बाद में खुद जाके गिरफ्तार हुए जब इन्होंने बम फेंक दिया कि भाई मैं यहाँ तब तक खड़ा रहूंगा जब तक कोई आके मुझे पकड़ ना ले, तब भी चांस था भागने का लेकिन भागे नहीं। पढ़ो आगे। 1919 के अधिनियम द्वारा 1909 के अधिनियम में की गई मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का विस्तार करके इसमें सिखों और ब्राह्मण, नजर में रख इनको निकाल दे, इनके ये फोन मुझे दे दियो, अब 2-4 दिन मैं ही रखूंगी इसको, मैं तो इसका क्या करूंगी, लेकिन इसकी अकल ठिकाने आएगी। फिर 2-4 दिन जब फोन नहीं मिलेगा ना तब इनका फिर जैसे मछली नहीं तड़पती बिना पानी के, ऐसी इनकी हालत है, फिर ये दुखी होंगे। तो बतियाने में ध्यान मत रखो, पढ़ लोगे फायदा होगा। देखो आगे, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का विस्तार कर इसमें सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया, यानी 3 कम्युनिटी बांट दी। हिंदू मुसलमान कब बांटे, 9 में, और 19 में कौन बांटे, हिंदू मुसलमान और सिख बांट दिए। 9 वाले का नाम क्या था, मार्लेमेंटो, 19 वाले का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब आ जाओ अगली हेडिंग पर, राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। कितने चरण है राष्ट्रीय आंदोलन के, 3। कांग्रेस के चरण ही तीनों चरण हैं। कब से कब तक है पहला चरण, 1885 से 1905, दूसरा चरण 5 से 19 और तीसरा चरण 19 से 1947। इस टाइम कौन लोग पावर में थे, उदारवादी। 1-2 के नाम बताना, दादा, बनर्जी, मेहता, तेलंग, ये गोपाल कृष्ण गोखले। इस टाइम के बड़े लीडर्स में कौन कौन थे,
दो पार्ट बन गए थे, एक गरम और एक नरम। नरम तो वो पुरानी थे, गरम में कौन आ गए थे? लाल बाल पाल। इन तीनों में से कौन अध्यक्ष के पद तक पहुंचा? लेकिन लाला जी को मारने के बावजूद भी कांग्रेस को चिंता नहीं हुई। इस तीसरे काल में एक आदमी का नाम चलेगा, इसे कहा जाता है गांधी युग। धरती पर सिर्फ गांधी इकलौते ऐसे आदमी हैं जिनके टाइम पर एक युग बना हुआ है, ये अकेला ऐसा आदमी है। चलो पढ़ेंगे। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी के बारे में सबको पता है? हाँ, बेसिक बातें कभी नहीं पूछें। कहाँ पैदा हुए सबको पता है। कहाँ पैदा हुए थे? पोरबंदर, गुजरात। इनके पिताजी बहुत अमीर आदमी थे। क्या करते थे? राजकोट नाम का एक शहर आज भी है गुजरात में, वहां के दीवान थे। दीवान का काम होता है अपने एरिया का टैक्स कलेक्ट करके जो ऊंचा अधिकारी है उस तक पहुंचाना। तो टैक्स कलेक्शन का काम बहुत मतलब बड़े कोई जो इज्जतदार आदमी था ना उसको दिया जाता था। तो इनके पिताजी की सोसाइटी में एक साख थी, एक इज्जत थी महात्मा गांधी के पिताजी की, और ये राजकोट शहर के दीवान थे। तो इनका जन्म इसीलिए पोरबंदर गुजरात के एरिया में फैला हुआ था। इनका पुश्तैनी नाम भी बहुत बड़ा था, और उस जमाने में जैसे 2 मंजिल का घर होना बहुत बड़ी बात थी जब ये पैदा हुए थे। 1869 में पैदा हुए थे। अच्छे खासे घर में, पढ़ाई लिखाई में ठीक थे, कोई ब्रिलियंट बच्चे नहीं थे, एवरेज स्टूडेंट थे। शादी बहुत यंग एज में उस जमाने में हो ही जाती थी। जब 13 साल के आसपास इनकी उम्र थी तब शादी कर दी गई। कस्तूरबा गांधी का नाम सबने सुना है। उसके बाद शादी के बाद ये पढ़ाई की इन्होंने मैट्रिक की, यानी 10th क्लास पास की। और 10th के बाद पहले करियर बनाने की एज, पहले 12th जरूरत नहीं थी, कॉलेज में ही शामिल था 11th 12th। तो अपने करियर की तरफ चलना था। पिताजी के पास पैसा था ही, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जहां जो पढ़ाई करनी है कर ले। और उस जमाने में क्योंकि ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ राज था, तो उनकी शिक्षा को हम बहुत ऊंचा मानते थे, इसलिए हर अमीर खानदान का लड़का पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाया करता था। और इंग्लैंड में सबसे कॉमन डिग्री जो ज्यादातर इंडियंस करते थे वो लॉ पढ़ते थे, क्योंकि वकालत का जमाना था। तो लॉ पढ़ के आए, यानी वकालत की डिग्री लेकर बैरिस्टर बन के लौटे। फिर यहाँ कोई काम धंधा मिला नहीं। तुम्हारी उम्र के थे 24 साल के। कोशिश की, अच्छा पिताजी के नाम था ही, लेकिन इतना आसान नहीं होता। वकील हर आदमी एक्सपीरियंस और थोड़े बुजुर्ग को ढूंढता है। डॉक्टर और वकील नौसिखियों को कोई पसंद नहीं करता। बिल्कुल नया डॉक्टर भी गलत सलत दवाई दे देगा, वकील भी कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो इसलिए कोशिश की जाती है वकील और डॉक्टर, ये दोनों एक्सपीरियंस्ड हो। अब इनको कोई रखे ही ना अपने केस के लिए, असिस्टेंट के रूप में ये काम करना नहीं चाहते। पिताजी का नाम बहुत बड़ा था, तो इसीलिए इनको उस टाइम पर किस्मत थोड़ा सा बुला रही थी, और इनको साउथ अफ्रीका के एक दादा अब्दुल्ला करके वहां पे एक आदमी थे। अच्छा, साउथ अफ्रीका में इंडियन कहां से पहुंचा? अंग्रेजों ने आपके देश को जब उपनिवेश बनाया तो इन्होंने जगह जगह आपके लोगों को भेज भी दिया, जैसे सामान भेजते हैं ना, ऐसे इंडियंस को भेज दिया। और इंडिया के, अब ध्यान से सुनने, कहानी लिखी नहीं है, इंडिया के लोगों को शिप्स में बैठा के और इस तरफ की कंट्रीज में, जैसे अफ्रीका में, यहाँ उतार देते थे। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ प्लांटेशन का काम था, बड़े लेवल पे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत थी, या कह लो मैन पावर की। ह्यूमन रिसोर्स तो बड़ा टर्म हो गया। अब आपके इंडिया से यहाँ लोगों को ले गए। जब उनको ले गए तो तुम्हारी उम्र के थे, उनके साथ बॉन्ड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम्हें 30 साल का या 25 साल का एक बॉन्ड साइन करना है। तुम 25 साल तक उस देश में इस कंपनी के लिए काम करोगे। अब यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, तो ठीक है भैया, कोई 30 साल नौकरी दे रहा है, बुढ़ापा आ जाएगा तो हम चल पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोग इस अनुबंध, इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में साउथ अफ्रीका जाके बस गए। 25-30 साल काम किया, बुजुर्ग हो गए। 30 का कोई आदमी गया तो 60 का हो गया ना। अब जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो उनको कहा कि बस अब तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम अब भाई 60 साल का उम्र का आदमी क्या करेगा, हम नए नौजवान लड़कों को यहाँ रखेंगे। इन बेचारों को निकाल दिया। कुछ लोग वापस आए तो यहाँ तो सब कुछ बदल गया। 30 सालों में तो पूरा घर परिवार सब चीजें बदल जाती हैं। तो उन्होंने फील किया कि अब यहाँ काम नहीं है, जहाँ से हम काम सीख के आए, जहाँ काम किया वहीं रहना चाहिए। और वापस गए वो, तो उनको रहने की जगह नहीं मिली। तो बहुत कंजस्टेड सी, गंदी गंदी सी गलियां, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, और बहुत खराब से इलाके में इनको रहना पड़ता था। तो इनकी जिंदगी ये मान लो जानवर जैसी बना रखी थी। और जिन एरियाज में ये लोग रहते थे ना, उन एरियाज पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थी कि भाई रात के 6 बजे, शाम के 6 बजे के बाद कोई सड़क पे नहीं आएगा। बहुत सारी जगह थी, कोई बीच है या कोई इस तरह का कैफे है या कोई भी है, कि यहाँ कोई भी इस तरह का इंडियन या जो ब्लैक है, जिनका रंग, क्योंकि यहाँ तो काले लोग भी अफ्रीका में, तो ये ना दिखाई दें। यानी बहुत ज्यादा रंग भेद का यहाँ पे सामना करना पड़ा। रंग भेद को ये लोग बोलते हैं अपार्थेड। क्या बोलते हैं ये लोग? अपार्थेड। पेपर में आ जाता है ये। अपार्थेड किसका नाम है? अपार्थेड रंग भेद की नीति है। आप सबने एक बहुत बड़ा नाम सुना होगा, जिसने एक किताब भी लिखी है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला, जिसको हमने भारत रत्न भी दिया था। पता है ये पहला विदेशी कौन था जिसको हमने भारत रत्न दिया? यही नेल्सन मंडेला। इनसे पहले किसी विदेशी को नहीं दिया था। अपार्थेड रंग भेद की नीति है। और नेल्सन मंडेला जब बहुत नौजवान थे,
तब इनको पकड़ के पुलिस ने जेल में बंद कर दिया, जेल में ही आंदोलन चलाते रहे और 26-27 साल जेल में आंदोलन चला के ये आदमी बाहर आया और ये अफ्रीका का पहला अश्वेत या ब्लैक प्रेसिडेंट था। उससे पहले सिर्फ गोरे रंग वाले लोग जो थे वही यहाँ पे प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ सकते थे। और कितना अच्छा था ये आदमी, इसको सब कालों ने कहा कि हम इतने सालों से टॉर्चर सह रहे थे, अब हमारे हाथ में पावर है, आप भी ऐसा ही टॉर्चर इन गोरों के साथ करना। तब नेल्सन ने कहा था कि अगर हम भी वैसा ही करेंगे तो 50-100 साल बाद जब ये पावर में आएंगे तो फिर ये तो मारकाट मची रहेगी, हम ऐसा नहीं करेंगे। कितना ग्रेट आदमी था, शांति का मैसेज दिया, इसलिए हम जैसे देशों ने भी उनको अपने यहाँ का सबसे बड़ा प्राइज दिया। कौन सा? भारत रत्न। बड़ी बात है कि भारत रत्न यहाँ से दिया गया। तो ध्यान से देखो, यहाँ गांधी जी ने काम किया, गांधी जी ने यहाँ अपनी लाइफ के 22 कीमती साल बिताए और जब वो इंडिया वापस आए तो इतना ज्यादा सीख के आए, क्योंकि आपकी ना लाइफ के मेन साल सीखने के अब से शुरू हो रहे हैं। तुम जिस उम्र में बैठे हो ना, अब से लेके 20-25 साल तक ही को कहते हैं लाइफ जीना, उसके बाद तो बुढ़ापा आ जाता है। तो महात्मा गांधी जो इतना रिच एक्सपीरियंस लेकर लौटे, वो किस देश से सीख कर आए? इसलिए तो गांधी ने कहा है, लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में कि आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। यहाँ इतनी बेइज्जती सही, इतनी मतलब एक्सप्लॉयटेशन सहा कि उनके खिलाफ काम करना आ गया। ये सत्य अहिंसा सत्याग्रह गांधी ने इंडिया में नहीं सीखा था, ना ये इन्होंने इंग्लैंड में सीखा। ये कहाँ सीखा इन्होंने? साउथ अफ्रीका। तो गांधी का बहुत ज्यादा जो एक होता है ना, इंसान उभर के आता है। आपकी पर्सनैलिटी ना हमेशा एक सी नहीं होती। जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, आपका एक छोटा सा सर्कल होता है, लेकिन जब आप लाइफ में समाज में एंटर करते हैं तो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं। कोई चीट करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई आपके हक का पैसा खा जाता है, कोई आपके काम का क्रेडिट ले जाता है। तो धीरे धीरे आप मैच्योर बनते हैं, आप समझदार बनते हैं कि यार दुनिया ऐसी है। तो गांधी ने वो सारी चीजें कहाँ देखी? इसलिए गांधी का एक्सपीरियंस रिच था, क्योंकि बाहर वहां उनको कोई जानता नहीं था। यहाँ तो पिताजी के राजकोट के दीवान का ठप्पा लगा था ना। फिर इंग्लैंड में मैंने बताया बराबरी बहुत थी, वो आपको यहाँ एक्सप्लॉइट करते थे, अपने देश में वो बराबरी पर रखते थे। तो असली जो गांधी जी ने सफरर बन के जीवन देखा कि भैया ऐसा बुरा हाल भी होता है, ऐसे भी लोगों को रहना पड़ता है, ऐसे जीना पड़ता है, वो यहाँ सीखा। और कहते हैं प्रॉब्लम्स आपको काबिल बना देती हैं अगर आप उनसे लड़ना सीख जाते हैं। तो गांधी यहाँ से महात्मा गांधी बने। वो अलग बात है कि महात्मा की जो एक उपाधि है, ये आगे जाके इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। इतना समझ में आ गया? अब पहले इतना पढ़ लेते हैं। पेज 111 का लास्ट हेडिंग है राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण। कब से कब तक है ये? 1919 से 1947 तक, यानी गांधीवादी युग है ये। पहला पॉइंट देखो, गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर कस्बे में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। आप जानते हैं पिता का नाम लगता ही है। अब करमचंद इनके पिताजी का नाम है। माँ का नाम पता ही होगा आपको, पुतलीबाई, और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कहाँ एक्सपायर हुई थी? जब ये आंदोलन चला रहे थे। कौन सा आंदोलन? इंडिया का लास्ट बड़ा मूवमेंट कौन सा था? QIM, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ये आंदोलन चला ही नहीं पाए। 8 अगस्त को नारा दिया भारत छोड़ो और करो या मरो, और 8 अगस्त की रात 12 बजे ऑपरेशन 0R चला के अंग्रेजों ने इनको उठा लिया इनके आश्रम से, और फिर किसी को पता ही नहीं चला ये कहाँ गए। इनको एक बहुत बड़े महल में, जिसका नाम था आगा खान पैलेस, आज भी ये पैलेस, पैलेस मतलब राजमहल एज इट इज है, व्हाइट मार्बल से बना बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर, और कई एकड़ में फैला है। यहाँ महात्मा गांधी 9 अगस्त की सुबह यानी 12 बजने के बाद यहाँ पहुंच गए। ये पूना में पड़ता है और थोड़ा सा कट ऑफ है मेन एरिया से। ये एक राजा ने बनवाया जिसका नाम ही आगा खां था। और उसने क्यों बनवाया? एक जमाने में पूना में सूखा पड़ा, लोग भूख से मरने लगे, तो राजा को फील हुआ कि भाई लोगों को कैसे बचाऊं, इनको काम दे देता हूं, जब ये काम करेंगे तो बदले में इनको पैसे दे दूंगा, उस पैसे से ही पेट भर लेंगे। तो राजा ने सोचा कि काम क्या दिया जाए, क्योंकि खेती बर्बाद थी। तो राजा ने लोगों को कहा कि मैं काम दूंगा, मैं एक पैलेस बनवाता हूं, तुम सबको वहां नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, रोजगार, बदले में मैं तुम्हें, मेरे पास राजकोष है, फ्री में क्यों बांटना। तो उसने लोगों को रोजगार देने के लिए ये पैलेस बनवाया। तब देखो राजा कितने अच्छे थे कि लोग भूखे ना मरे, काम धंधा मैं दे दूं उनको। ये पैलेस एज इट इज है। महात्मा गांधी, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे, जो इनके पर्सनल असिस्टेंट थे, देसाई करके सरनेम था, मुझे नाम याद नहीं उनका, वो सरोजनी नायडू, ये बड़े बड़े सारे लोग इस बहुत बड़े पैलेस में बंद थे। फिर यहाँ ये लंबे टाइम तक रखे गए। इसी बीच में इनके पर्सनल असिस्टेंट जो इनको हर चीज में सलाह दिया करते थे, वो और इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी की डेथ हो गई। कस्तूरबा गांधी की समाधि आज भी यहीं पर है। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम भी है, उनकी याद में उनकी चीजें रखी हैं गांधी जी की, बहुत बड़ा सा चरखा रखा है, और जैसे रेप्लिका होती है ना किसी चीज को ऐसे स्टेचू टाइप बना के, तो वो दिखाया गया कि भाई गांधी जी हैं, उनकी वाइफ है। तो इतनी बीमार हो गई थी कि यहीं पे एक्सपायर हो गई। 1942 की ही घटना है ये। तो ये आगा खां पैलेस, यहाँ नजरबंद थे गांधी। कौन से मूवमेंट के दौर में? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो में। चलो पढ़ो। तो मोहनदास करमचंद गांधी प्रारंभिक अध्ययन के पश्चात वकालत, ठीक कर लेना इसको, वकालत लिखा है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए, जहां से अध्ययन के पश्चात भारत लौटे, लेकिन किसी मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए। किसने बुलाया इनको वहां? दादा अब्दुल्ला, यहां लिख लो, दादा अब्दुल्ला।
आगे पढ़ो। यहाँ पर रहते हुए गांधी जी ने भारतीयों पर अंग्रेजी शासकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया। इसी दौरान उन्होंने अत्याचारों से लड़ने का अपना अहिंसक तरीका, ये डबल टिक करना, सत्याग्रह विकसित किया। तो गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग इंडिया में किया या अफ्रीका में? हाँ, ये बहुत लोग जानते नहीं। कितने साल अफ्रीका रहे ये? 22 साल। यहाँ आए तो यहाँ तो एक्सपीरियंस, समझदार, मैच्योर आदमी थे ये। नेक्स्ट देखो, लगभग 22 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका रहने के पश्चात, ये टिक कर लेना सारा, 1915 को भारत लौटे। क्या डेट थी वापस आने की? 9 जनवरी। 9 जनवरी क्या मनाते हैं हम? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, लिख लो यहाँ। 9 जनवरी को मनाते हैं हम प्रवासी, उन इंडियंस की याद में जो बाहर जाकर बस गए। 3 दिन बड़ा फंक्शन करते हैं, या तो 7, 8, 9 या 8, 9, 10 या 9, 10, 11 को, कभी गोवा, कभी दिल्ली, कभी कहीं कभी कहीं। प्रवासी भारतीय दिवस, ये सम्मेलन रखा जाता है हर बार, ये गांधी जी के वापस आने की खुशी में। क्या डेट थी गांधी के वापस आने की? 9 जनवरी 1915। चलो आगे देखो, भारत में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। क्या गांधी इससे पहले भारत आए थे? जैसे चले गए थे 24 साल के, तो क्या बीच में भारत आते थे? कोई आदमी बाहर जाके बस जाए तो भारत आ सकता है या नहीं आ सकता? आते नहीं? कितने लोग अमेरिका कनाडा से आते थे। और बड़ी बात, ध्यान से सुनना, 1901 में इन्होंने कांग्रेस की बैठक में भी हिस्सा लिया था। यानी ये सिर्फ इंडिया आते नहीं थे, ये पॉलिटिकली भी देख रहे थे इंडिया क्या कर रहा है। तो गांधी ने इंडिया आने से पहले, यहाँ आके बसने से पहले, कभी अपनी विजिट के दौरान कांग्रेस की बैठक में भी हिस्सा लिया। किस सन में? ये इंपॉर्टेंट है। 15 में आने वाला आदमी 1 में पहले ही बैठक अटेंड कर चुका था। चलो पढ़ो आगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानने लग गए। ये कौन से वादी हैं गोखले? उग्र या उदार? ये उदारवादी हैं, उदारवादी। जिस समय गांधी जी भारत लौटे उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, जिसमें गांधी जी ने सरकार की मदद की। कैसे मदद की सरकार की? बहुत सारे लड़कों को भर्ती नहीं करवा दिया। कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये अंग्रेजों का भर्ती करवाने वाला क्या कहलाया था? सार्जेंट। सार्जेंट एक पोस्ट होती है आज भी एयरफोर्स में, सार्जेंट। तो उस जमाने में सार्जेंट, ये बेइज्जती के लिए कहा गया था। ये टिक कर लो। गांधी जी ने सरकार की मदद की, जिससे उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। तो इतनी बड़ी उपाधि बिना किसी काम के, सिर्फ किस लिए कि बहुत सारे लड़के भर्ती करवा दिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरने के लिए। आगे पढ़ो। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे। डबल टिक कर लो। गांधी की इमेज शुरू में खराब बनी थी, लोगों ने कहा था ये तो अंग्रेजों का सार्जेंट है। गांधी जी ने भारत आने पर 15 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी का प्रारंभिक दौर राष्ट्रीय आंदोलन में, गांधी देश के लीडर कब बने? किस सन में जाके? पूरे देश ने जब इनकी रिस्पेक्ट की, 1920 में। क्या चलाया था? नॉन कोऑपरेशन, असहयोग। ध्यान से बोर्ड पे देखो और समझ लो। गांधी की एंट्री हुई है 9 जनवरी 1915। किसको गुरु मान रहे हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले तो खुद ही दुखी आदमी थे, क्योंकि इनकी और किनकी नहीं निभ रही थी? लाल बाल पाल, ये कितने नहीं क्या क्या करते रहते थे। कभी दादा को बोले दादा आप बन जाओ अध्यक्ष, कभी कुछ, कितने संविधानों में चेंज करा रहे थे। और कहीं ना कहीं आदमी ना जब गलत, मतलब थोड़ा उसको लगता है कि भाई डिवीजन हो गया, मैं इसको रोक नहीं पाया, इनको फील होता था कि हमने ये गलत किया, जो हम बट गए ना गरम और नरम में। इन्होंने गांधी को एक बात कही थी कि सबसे पहले भारत को समझ लेना, क्योंकि ये तो गुरु थे। इन्होंने कहा कोई काम मत करना, काम तो हम भी कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं निकला। इन्होंने ये कहा पहले भारत को समझना, जनता क्या चाहती है, क्योंकि हम 2 काम कर रहे हैं, उदारवादी और उग्रवादी। जनता ना हमसे खुश है ना इन उग्र वालों से, तो जनता चाहती क्या है पहले तुम ये समझना। भाई गुरु ने जिस चीज में नुकसान खाया वो अपने चेले को बताता ना ये काम मत करना, तो इन्होंने कहा कि हमारे वाली गलती मत करना, तो पहले इंडिया में घूम और जान। अपने गुरु की बात मान के महात्मा गांधी पूरा 15 जनवरी में आ गए, पूरा 15 और पूरा 16 पूरे भारत की इन्होंने जगह जगह पद यात्रा की। लेकिन तब तक किसी को नहीं पता था कि गांधी जी हैं। कहीं भी जाते गांव के गांव कवर करते, लोगों से पूछते। अब तुम देखो तुम्हारे सामने लाइव भारत जोड़ो यात्रा किसने की है? राहुल गांधी की तुम बातें सुनना, थोड़ा मेच्योर हो गए वो इस यात्रा में। एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी आदमी के साथ उठते बैठते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, तो आपका दिमाग का ना एक स्तर बढ़ जाता है। आप किसी बहुत अच्छी लाइफ को जी रहे हैं, लेकिन आपने कभी देखा नहीं दुख क्या है, दर्द क्या है, परेशानियां क्या है। अब गांधी तो एक अमीर आदमी थे ना, अच्छे खानदानी आदमी थे। जब पहली बार बेइज्जती फील हुई, रेल कांड हुआ, पकड़ के नीचे फेंक दिया, रात ठिठुरती ठंड में काटी, तब इनको फील हुआ कि कैसा लगता होगा उन लोगों को जिनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सब चीजें आपको ज्यादा मेच्योर बनाती हैं। इन्होंने पूरे देश में घूमे, ये कितने साल लगभग। तो जो अब ये भारत जोड़ो यात्रा की है ना राहुल गांधी ने, इसका लॉजिक भी यही था, क्योंकि इसकी ना तो भाषा मैच करती थी लोगों के साथ, न ही विचार। कितनी पुरानी जो स्पीच है उनको देख के तभी तो लोग हंस पाते हैं ना। ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा और काबिल लड़का है, ये डिग्री होल्डर भी है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपके देश में जनता जो है ना उसको आदत है कि भैया थोड़ा सा मूर्ख
तबरीब जो बातें करते हैं उनसे जल्दी इंप्रेस होते हैं। आपके सामने मैं रोज एग्जांपल देती हूँ, आजकल देखो कैसे कैसे लोग किस किस की बातें सुनते हैं, उनको सुन के बड़ा खुश होते हैं कि हाँ हम भक्ति कर रहे हैं या हम इस तरह से काम कर रहे हैं। लॉजिकल बातें आपके देश को थोड़ी सी कम पसंद आती हैं। अभी इंडिया ऐसा ही है। मनमोहन सिंह जितना पढ़ा लिखा और काबिल प्रधानमंत्री आज तक भारत में हुआ नहीं। मनमोहन सिंह भर के नाम गूगल पे सर्च करना, इस देश के सारे बड़े संस्थानों में उन्होंने कोई ना कोई रोल प्ले कर रखा है। चाहे वो पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर रहे हो, चाहे आरबीआई के हेड रहे हो, चाहे वो रीडर के पद पे रहे हो, वो प्रोफेसर रहे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हेड रहे हो। इससे बड़े तो ओहदे नहीं होते ना, ये सबसे बड़ी संस्थाएं हैं। उस पे रहने वाले आदमी का मजाक उड़ा देते थे। आपके देश में तो भैया वो है कि एक तरफ चल पड़े, पागलों की तरफ चल पड़े बस, कि हाँ ये गूंगा प्रधानमंत्री है, उसकी बराबरी पे कोई बोलने वाला नहीं होगा अगर वो बोलना शुरू करे तो। यही हाल राहुल गांधी का किया। राहुल गांधी बहुत पढ़ा लिखा काबिल आदमी है, लेकिन उसमें बोलने का हुनर नहीं है, ये एक फैक्ट है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो पीएम बन जाए, उसमें वो काबिलियत नहीं है कि वो लीडर बन पाए, लेकिन उसकी काबिलियत को बिल्कुल बौना करके आपके इस मीडिया ने प्रेजेंट किया कि ये बेवकूफ है, ये मूर्ख है। भाई उसने गलतियां की क्योंकि उसको बोलना ही नहीं आता था। जिसकी परवरिश विदेशों में हुई हो तो उसको क्या हिंदी आएगी। मोदी जी का सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, उनकी जबान पे पकड़ है, और जब वो बोलते हैं ना तो हर एक आदमी उनसे इंप्रेस होता है। ये भी नेता का एक गुण होना चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए। हिटलर सबका प्यारा क्यों था शुरू में? हिटलर एक जल्लाद आदमी था, लेकिन शुरू में उसकी पार्टी को जब उसने इलेक्शन लड़ा 37% वोट मिल गए थे। तो 37% जर्मनी के वोट किस बेसिस पे ले लिए हिटलर ने? ऑरेटर था, बहुत अच्छा वक्ता। जब भीड़ के सामने बोलता था ना तो लोग पागलों की तरह उसकी बात सुनते थे। वो बहुत बहुत ज्यादा आडंबर करता था, बहुत दिखावट करता था, लेकिन उसके अंदर एक गुण था, वो बहुत अच्छा वक्ता था। और धरती पे दुनिया पे राज करने के लिए आपको बोलने का हुनर आना चाहिए। ये एक बेसिक नीड है किसी भी प्रधानमंत्री की, किसी भी हेड ऑफ द स्टेट की। तो वो हुनर आपके यहाँ पे मोदी जी में है, और वो हुनर बिल्कुल नहीं है राहुल गांधी में, इसलिए वो पिछड़ गया इसी कारण से। अदरवाइज नॉलेज की बात करें तो वो एक अलग चीज होती है। वापस आते हैं तो गोखले ने गुरु मंत्र दे दिया गांधी को कि अभी कुछ मत कर, पहले जनता को देखिए क्या चाहती है। और इसीलिए गांधी ने सबसे पहला आंदोलन ना 15 में चलाया ना 16 में, कब चलाया? 17। और वो भी नेशनल लेवल पे नहीं चलाया, वो छोटे से एक एरिया में बिहार गए, और बिहार की भी छोटी सी पट्टी में चंपारण गए। और यहाँ किसान, कौन से किसान? जो नील या इंडिगो की खेती कर रहे थे, इनके पॉजिटिव पक्ष को रखा कि भैया क्यों करेंगे अपने खेत खराब। अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था, किसी भी गांव में जिसके पास मान लो 1 एकड़ जमीन है, इस जमीन के टुकड़े के 20 हिस्से करो, और उस 20 में से जो सबसे उपजाऊ 3 हिस्से हैं, इसका नाम था 3 कठिया पद्धति। तो इसमें खेत को 20 बराबर क्यारियों में डिवाइड किया जाता, और उनमें से 3 सबसे उपजाऊ पर जबरदस्ती क्या पैदा करवाया जाता? नील। नील हम इसलिए पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि नील की फसल मिट्टी के पीएच मान को घटा देती है, यानी मिट्टी में एसिड की मात्रा को बढ़ा देती है। आप जानते हैं मिट्टी में हर चीज का एक पीएच वैल्यू होता है, चाहे हमारा ब्लड हो, पसीना हो, पानी हो, हर चीज का पीएच वैल्यू। अगर पीएच वैल्यू कम हो गया तो उसका एसिड का नेचर बढ़ गया, और जो मिट्टी ज्यादा एसिडिक होगी उसमें खेती होगी नहीं, या अगर ज्यादा बेसिक नेचर होगा तो भी खेती नहीं होगी। तो मिट्टी खराब करने के लिए ये फसल क्यों पैदा करें हम? एक तो बात होती है कि हमें जरूरत नहीं है, और सच में जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को नील चाहिए, कारण ये अंग्रेज पहनते थे सफेद पोशाक। ये हमेशा कैसे कपड़े पहनते थे? मूवीज में देखा, व्हाइट कपड़े, कोट पैंट टाइप के। अब व्हाइट कपड़े की एक खास बात होती है, 4 बार धोते ही पीला पड़ जाता है ये, चाहे आप कितनी सफाई से धो लो। इसलिए इसमें नील डाल के रखना पड़ता है ताकि हमेशा ब्राइट रहे। व्हाइट कलर में नील थोड़ा सा जरूरी है। आपके यहाँ नील पैदा होता था क्योंकि आपके यहाँ की मिट्टी बहुत बढ़िया थी, नील के लिए कंडीशंस बहुत अच्छी थी। लेकिन इस नील के चक्कर में हमारे सारे खेत बर्बाद हो रहे थे, और हम तो ऐसे व्हाइट कपड़े पहनते ही नहीं जिसमें हमें नील डालना पड़े। तो इसलिए हम इसको अपोज करते हैं, हम क्यों खेती करें? ये हमसे क्यों पैदा करवाते हैं? अपनी नीड पूरी करते हैं, और दूसरी चीज यूरोप में इसका बड़े लेवल पे निर्यात करते हैं। तो इनकी तो मोटी कमाई है, और हमारे देश की मिट्टी खराब हो रही है, जिस कारण से हम इसका अपोज कर रहे थे इसको। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इससे पहले जर्मनी जो देश था ना, इसने एक ऐसा केमिकल फाइंड आउट किया जो कि नील की जगह काम कर सकता था। तो जर्मनी का केमिकल बहुत सस्ता था, एक मुट्ठी बहुत बड़ा काम कर देता था। तो जर्मनी का केमिकल फेमस हो गया। ठीक है, जर्मनी का केमिकल फेमस हो गया, तो इनकी जो डिमांड थी ना ब्रिटेन वालों की, घट गई। अब ये घट गई तो फिर इन्होंने सोचा क्यों इन पे प्रेशर बनाना, और ठीक है भैया ये कह रहे हैं 3 कठिया तो मान जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हमने ये बहुत बढ़ा दिया आंदोलन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, और गांधी जी ने लड़के भर्ती करवा रखे थे, तो गांधी जी की बात तो सुनने का हक बनता है ना। तो इसलिए जब गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति का विरोध किया, तो अंग्रेजों ने गांधी जी की बात मान ली और किसानों को इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा दिया। तो गांधी जी उस एरिया के हीरो बन गए, और छोटे अखबारों में और आसपास के गाँव में फेमस हो गया कि भाई एक ऐसा आदमी आया, न ये उदारवादियों की तरह एप्लीकेशन लिखवाता, न ये उग्रवादियों की तरह मारकाट मचवाता, इसने हमारा सही काम करवा दिया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई सत्याग्रह का इस्तेमाल करके। अब गांधी जी एक छोटे से लीडर बन गए। कहाँ के इलाके में? गांधी जी की किस्मत तेज थी, आगे आगे भाग रही थी, थोड़ा थोड़ा कर्म करते गए। किस्मत और कर्म जब दोनों मिल जाते हैं तो आदमी को सक्सेस मिलती ही मिलती है। इस तरह गांधी की सक्सेस की स्टोरी स्टार्ट हो गई। किस सन के बाद? 1917। जबकि गांधी की एंट्री कब हो गई है? 15। किसने कहा पहले रुक जा काम देख ले? गोखले ने। और गोखले के ही कारण फिर ये आगे तक सक्सेसफुल रहेंगे। चलो बाकी मंडे को पढ़ेंगे।